नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 का कंसेप्ट। चैप्टर 3 का नाम है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको हमने बता दिया है। जैसा कि हम लोग हर वीडियो में हम बता देते हैं आपको कि हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं आज, ताकि आपको कोई भी चीज़ सीखने में अगर दिक्कत हो तो उसके लिए आप ये वीडियो में रुक जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर के बारे में पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेंगे। दो चर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आया है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, फिर समांतर रेखा के बारे में, समपाती रेखा के बारे में, हल के बारे में, कितने प्रकार के हल होते हैं, संगत और असंगत के बारे में। फिर हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिर हमारा विलोपन विधि, उसको सीखेंगे। फिर है वज्र गुणन विधि, और फिर एक समय सूत्र जो होता है, दूरी बराबर चाल। ये सब हम लोग सीखने वाले हैं इस इस अध्याय में। ठीक है, इस अध्याय में इतना कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक, चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको हम तो सबसे पहले लिख दिए हैं, इसी का ये जो हम लिखे हैं, इसी पे आपको हम पूरा कंसेप्ट बता देंगे आज। ठीक है, इसी पे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर के बारे में चर्चा करते हैं। चर क्या होता है, तो याद है आपको हम बताए थे चर और अचर के बारे में कि जो ABCD के अक्षर है, कहने का मतलब जो A है, B, C डॉट डॉट डॉट, ये जेड तक जो जाता है, ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग चर बोलते हैं। और जो संख्या है, संख्या कौन से, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, डॉट 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 अनंत तक जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, हमको मालूम है कि चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं। ये जब मालूम हो गया है हमको, तो हमको और क्या मालूम करना है, रैखिक समीकरण मालूम करना है। लेकिन उससे भी पहले दो चर, तो हम बात कर रहे हैं चर का। तो ए लिखा हुआ है, इसका मतलब एक चर। बी लिखा हुआ है, इसका मतलब दो चर। ठीक है, उसी तरह एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एक चर। वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब दो चर। जेड है साथ में, तो इसका मतलब तीन चर हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, तो याद है आपको हम बताए थे, रैखिक समीकरण एक घातीय बहुपद, ऐसा हम कभी पढ़ा है, इसी को बोलते हैं हम लोग रैखिक समीकरण, जिसका एक घात हो। देखिए, जैसे ये रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, और ये रैखिक समीकरण क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, और इसी पे आपको हम पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं आज। ठीक, तो हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया, हमने चर के बारे में जानकारी प्राप्त की, अचर के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर हमने रैखिक समीकरण के बारे में जाना कि रैखिक समीकरण जिसका घात एक होता है उसी को बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है A1x B1y C1, तो देखिए इसका घात क्या है, x का घात कितना है, तो x का घात आपको दिख रहा होगा, एक है। ठीक है, y का घात कितना है, एक है। यानी x एक चर हो गया और y मिलकर दो चर बन गया, यानी कि ये क्या कहला गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब बात आती है कि चर तो हमने सीख लिया, चलिए ठीक है, चर बता दिया आपने, दो चर बता दिया, रैखिक समीकरण बता दिया। ये प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा, ये हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या होता है, तो आइए चर्चा करते हैं उस पर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में समझते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा और सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसका आपको जरूरत नहीं। अब देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा, तीनों के बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, एक एक करके समझ में आ जाएगा।
फिर एक होता है समांतर रेखा, फिर एक होता है संपाती रेखा। रेखा या रेखाएं जो भी लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ऊपर वाला जो लिखे हैं उस पर तो आप चर्चा ही नहीं की, तो ये जो है हर जगह इसका यूज होने वाला है, इसलिए इसको हम लिख दिए पहले। ठीक है, अब कहिएगा ये तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका क्या यूज होगा? तो हम चैप्टर में वही पढ़ रहे हैं, तो जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसी का नहीं यूज होगा। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये जो लिखा हुआ है ये आपको हर हाल में याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी बी के जगह ए के जगह पे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ए इक्वल नॉट जीरो का मतलब ए के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा, और बी के जगह पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है ए बी सी अचर तथा एक्स वाई चर हो, जो एक्स और वाई जो है ये चर होगा, और सी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, कुछ भी ए बी सी ये सब जो है क्या होगा, अचर होगा, यानी कि यहाँ यहाँ पे कोई मान होगा, अचर मान होना चाहिए। अचर किसको बोलते हैं अभी जस्ट आपको बताएं। ठीक है, अब देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। तो देखिए इस तरह से जो क्रॉस होता है ना, इसी को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्रॉस एक बिंदु पे जो मिलता है, दो रेखाएं एक बिंदु पे जब मिलती है क्रॉस होते हुए, उसको हम लोग प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। प्रतिच्छेद कर रहा है यानी काट रहा है एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर देखिए समांतर रेखा किसको बोलते हैं? तो समांतर रेखा जो, जैसे रेलवे की पटरी देखिए आप, समांतर में बना हुआ होता है, यानी समान दूरी पे, जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे भी रहेगा, यानी एक जगह जहाँ से पटरी स्टार्ट होता है उसके अनंत तक सबका जो दूरी है, गैपिंग जो है वो समान होता है, इसीलिए इसे हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं, यानी समान अंतर वाले रेखा। ठीक है, समांतर रेखा के बारे में आपको जानकारी होगी। फिर है संपाती रेखा। तो संपाती रेखा जो होता है ना, जैसे ये लाइन चल रहा है, इसी पे एक दूसरा लाइन हम लोग बना दिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संपाती रेखा। ठीक है, इसी पे दो लाइन बना दिए, ठीक है, इसी पे दूसरा लाइन बना दिया, तो ये हमारा क्या कहला गया, संपाती रेखा। ठीक है, अब बात आती है कि सर आपने तो प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बता दिया, समांतर रेखा के बारे में बता दिया, संपाती रेखा के बारे में बता दिया, अब थोड़ा सा हल के बारे में भी बता दीजिए। अब आप बताइए प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा, हल क्या होता है? तो देखिए हल के बारे में समझिए, जैसे ये लिखा हुआ है ए वन एक्स बी वन वाई सी। ठीक है, तो उसी तरह एक नियम होता है, ए वन बाई ए टू इक्वल नोट बी वन बाई बी टू। ऐसा जब होता है ना, तो इस तरह का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरह का जब हमको समीकरण मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, यहाँ से बनेगा। और प्रतिच्छेदी रेखा में जो होता है अद्वितीय हल होता है। ठीक है, केवल और केवल एक हल होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल, केवल एक हल होगा, मतलब समझ रहे हैं, एक ही बिंदु पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखिए वही उसी तरह समांतर रेखा में होता है। समांतर रेखा में क्या होता है, ए वन बाई ए टू इक्वल में बी वन बाई बी टू इक्वल में सी वन बाई सी टू। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों बराबर लिखते हैं इसे, तो देखिए यहाँ पे भी हम बराबर लिख देते हैं, ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू इक्वल में सी वन बाई सी टू। ये दोनों भी इसी के जैसा होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, ए वन और ए टू और बी वन और बी टू दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होगा, सी वन और सी टू बराबर इसके नहीं होगा, तब क्या कहलाएगा, समांतर रेखा। और समांतर रेखा का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, कोई हल नहीं, कोई हल
नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं क्यों हो रहा है? तो देखिए, कोई हल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। मिलेगा कभी भी? कभी भी नहीं एक दूसरे को मिलेगा। अपनी समांतर रेखा में ये आगे बढ़ते रहेगा, इसीलिए इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है लाइन पे लाइन बनाया, तो हर जगह पे ये मिल रहा है, इसलिए ये तीनों आपस में क्या होते हैं, जब बराबर होंगे तो वह संपाती रेखा बनेगा। उस समय जब आप समीकरण बनाइएगा तो वैसा समीकरण मिल जाए जिसमें A1 और B1 B2 और C1 C2 आपस में तीनों बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, उसका जो हम समीकरण से जो हम ग्राफ बनाएंगे संपाती रेखा बनेगा। ठीक है, अब देखिए A1 और A2 B1 और B2 C1 और C2 तीनों बराबर है, तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे? अनगिनत हल होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको हल के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, सारे टॉपिक हम लिख कर इसलिए आपको बताते हैं ना, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हम क्या क्या बताने वाले हैं। ऐसा आपको क्या पता कि हम क्या बताने वाले हैं? ठीक है, चलिए अब देखिए हल के बारे में हम लोग सीख लिए। संगत असंगत क्या होता है? ठीक है, अब देखिए संगत का मतलब होता है मिलना, असंगत का मतलब होता है नहीं। ये सिंपल वे में समझिएगा। तो देखिए ये दोनों रेखा आपस में मिल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, संगत। सवाल बनाता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा कैसी रेखा होती है? संगत रेखा। ठीक है, फिर देखिए पूछेगा आपको समांतर रेखा, या फिर ऐसे पूछ दिया A1 इक्वल A1 B1 और B2 इक्वल नोट है, तो क्या होगा, तो संगत होगा। यहाँ पूछ दिया A1 B1 B2 आपस में बराबर है, C1 C2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा, असंगत होगा। क्यों असंगत होगा? क्योंकि ये एक दूसरे को कभी मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको असंगत असंगत बोलते हैं। ठीक है, फिर वही बात आती है संपाती रेखा का, तो ये तो हर जगह मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको हमने बता दिया प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, समांतर रेखा के बारे में, संपाती रेखा के बारे में। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया। अब बात आती है प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, वज्र गुणन विधि क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिया संगत असंगत क्या होते हैं, हल के बारे में, संपाती रेखा के बारे में, समांतर रेखा के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, रैखिक समीकरण, दो चर और चर के बारे में। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को सेपरेट बताते हैं, फिर विलोपन विधि को सेपरेट बताएंगे, फिर वज्र गुणन विधि को सेपरेट बताएंगे। ठीक है, आपको सवाल बनाने के लिए दे देगा, क्वेश्चंस करेगा कि कुछ भी क्वेश्चन कर दिया ना, उसको बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि में आप हल करिए, यानी कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही उस सवाल को आपको क्या बोलेगा, हल करने के लिए बोलेगा। ठीक है, एग्जाम में जैसे बोला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दिया, सोल्व करने के लिए सिंपल बोला, तो आपको क्या करना है, कोई भी विधि से कर लेना है, या तो प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए, या विलोपन विधि से कर लीजिए, या वज्र गुणन विधि से। ये तीनों में से कोई भी विधि से आप कर लीजिएगा, आराम से बन आराम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए एग्जाम में कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना पड़ेगा, वरना आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, एग्जाम में अगर बोला जाए कि विलोपन विधि से ही हल करिए, तो विलोपन विधि में ही आपको हल करना होगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। अगर बोला जाए कि वज्र गुणन विधि से हल करिए, तो वज्र गुणन विधि में ही आपको बनाना होगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना है। तो प्रतिस्थापन विधि को हमको बनाने के लिए एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, एक समीकरण लेना पड़ेगा। जैसे A1x B1y C1, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि A B C की जगह पे क्या होना चाहिए, अचर मान होना चाहिए। अचर मतलब कोई संख्या होना चाहिए, तथा एक्स और वाई क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए। तो एक्स और वाई तो रहेगा ही, चर है। ठीक है, लेकिन A B C की जगह पे कोई संख्या लेंगे तभी ना हमारा समीकरण बनेगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2x प्लस 4x प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक, एक और ले लेते हैं 3x प्लस 5x प्लस 4 इक्वल में 0, कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए ये समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड।
दो समीकरण हम लोग ले लिए। बनाना कैसे, देखिए आपको सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो बनाना कैसे। सबसे पहले आपको करना है क्या, समीकरण फर्स्ट से या सेकंड से, इस तरह से करना है। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट को आपको पहले लिख लेना है, 2x प्लस 4x प्लस 3 इक्वल में 0। अब क्या करना है, अरे दोनों x ले लिए, y एक मान आपको y लेना होगा ना। चलिए, अब क्या करना है आपको, या तो x को इधर स्टॉप करिए या y वाले मान को इधर स्टॉप करिए, बाकी को आप 0 की तरफ भेजिए। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 4y उधर भेजेंगे -3। ठीक है, या फिर दोनों को साथ में भेजते हैं, एक बार ही क्यों भेज देंगे, दोनों को साथ में भेज देते हैं। ये 4y है, उधर जाएगा तो माइनस में 4y हो जाएगा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए x को स्टॉप करेंगे, 2 है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर -4y -3 बटा में 2। ठीक है, अब ये जो x का मान आया है ना, क्या करना है आपको, अगला स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है x का मान को समीकरण सेकेंड में रखना है। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। समीकरण सेकेंड क्या है आपका, 3x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिए ये x की जगह पे हमको क्या रखना होगा, x का मान रखना होगा, क्योंकि हमने यहाँ से x का मान निकाला है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाला है, x का मान निकाला है। ये प्रतिस्थापन विधि इस तरह से बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए x का मान हम लोग रख देंगे, 3 गुना में हो जाएगा -4y -3 बटा में 2 प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0। ठीक, ये गुना करेंगे तो 4 तिया 12y, 3 तिया 9 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 5y, देखिए इसको कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और ये 4 जो है ना उधर भेज दीजिए, तो ये प्लस में दे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब 2 और 1 का एल्सियम ले लीजिए आप, 2 1 का एल्सियम 2 हो जाएगा, 2 यहाँ यहाँ भी 2 है, तो ऊपर वाला सेम लिखा जाएगा 12y -9। लेकिन यहाँ 1 को 2 बार में भाग लगाएगा, तो 1 दूना 2, भिन्न का जोड़ पढ़े आप लोग, तो 1 दूना 2, तो 2 पचे 10, यानी 10y बराबर में -4। 12y में 10y जाएगा तो माइनस में 2y बचेगा, तो -2y -9 बटा में 2 -4, ये भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, तो -2y -9 टू को गुना करेंगे तो 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यानी कि -2y -9 बराबर 4 दूना 8 -8। अब देखिए जाति को जाति की तरफ भेज दें, एक जैसा लगेगा। देखिए अगला स्टेप पे क्या करना है आपको, अगला स्टेप नहीं, इसी को आगे बढ़ते हैं, -2y को उधर भेज देते हैं, 8 को इधर ले आते हैं, तो ये 8 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये 2y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 8 इधर आएगा। ठीक है, या फिर -2y को उधर भेज रहे हैं, 8 को इधर ले आ रहे हैं, तो 8 प्लस में है, माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 8 -9 हो जाएगा, तो 2y बराबर में 8 में से गया -1, y इधर गुना में है 2, उधर जाएगा तो भाग में, y बराबर -1/2। यहाँ से हमने y का मान प्राप्त कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस y को कोई भी समीकरण में आप रख दीजिए। ठीक है, कोई भी समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी रख दीजिए, आपको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम रख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल में 0। x का y का मान रखना है y की जगह पे, 2x प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 3 इक्वल में 0। 4 को गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, 2x -4, या फिर काट सकते हैं, देखिए गुना में है ना, कट सकता है, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 को गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी -2 प्लस 3 बराबर में 0 नहीं हो जाएगा, प्लस में 2 है, -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 में से 3 गया
तो क्या बचेगा, प्लस में एक बचेगा, 2x प्लस 1 यानी एक बचा। अब 2x प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में, 2x बराबर -1, x गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर -1/2। यहाँ से आपका x का मान निकल गया और ये आपका y का मान, यानी दोनों मान सेम ही आ गया, y का मान भी -1/2 और x का मान भी -1/2। ठीक है, आप ये कोई भी ऐसा ही रैंडमली हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, ये आपका कोई बुक से नहीं, ठीक, ऐसे ही कोई रैंडमली क्वेश्चन ले लिया, प्रतिस्थापन विधि से इसको बना दिया, ठीक है, ऐसे हम मेरे मन में जो आया वो हमने ले लिया। ठीक, क्वेश्चन आप किताब वाले बना के देखिएगा और इसी विधि से बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि अगर बोले तो इस तरह से बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहले समीकरण एक को रखिए, एक्स को या वाई को रोकिए, बाकी को उधर भेजिए, फिर जब एक का मान निकल जाएगा तो दूसरे में रख देना है, और फिर आपको जब y या x का मान निकल जाएगा तो क्या करिएगा, कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, अब देखिए हम लोग समीकरण फर्स्ट में y का मान रखे ना, -1/2 है ना, इसको चाहेंगे तो समीकरण सेकंड में भी रख सकते थे। ठीक है, नहीं विश्वास तो सेकंड में हम थोड़ा सा रख के देखते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको समीकरण सेकंड में y का मान रख के, हल्का सा देखिए 3x प्लस 5y है ना, तो -1/2, 1/2 है ना, प्लस में 4 इक्वल में 0, 3x, 5 को 1 से गुना करेंगे, -5/2 प्लस 4 बराबर में 0। अब देखिए ये माइनस में है ना, और ये प्लस में, ये दोनों लेकिन एक जाति का है, उधर भेज देते हैं, 3x ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो 5/2, और ये जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, 3x, दोनों का कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 2 एक का एलसीएम 2, 2 है तो ऊपर 5 ही रह जाएगा, 1 दूना 2 तो 4 दूना 8, 3x बराबर क्या आ रहा है, -3y2 आ रहा है ना। अब देखिए चूंकि ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में आएगा, या फिर 1 ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 3 से 3 गया, कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी x बराबर -1/2, यहाँ से भी आ रहा है आपका। ठीक है, यानी कि कोई भी समीकरण में आप मान रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को इस तरह से बनाना होता है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि के बारे में। ठीक है, चलिए आइए अब विलोपन विधि के बारे में हम लोग सोचते हैं। ठीक है, ये देखिए विलोपन विधि। चलिए विलोपन विधि में किस तरह से आपको सॉल्व करना होगा, विलोपन ठीक है, सिंपल लेते हैं आप। ठीक, सिंपल 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल में 0, यहाँ भी लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिए ये जो है समीकरण, दो समीकरण है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, दो समीकरण आपको दिख रहा है। ठीक, तो विलोपन विधि में क्या करना होता है ना, दोनों समीकरण में से कोई एक अचर मान को, नहीं चर मान को, यानी या तो x को या y को, दोनों बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए क्या करिए, तो क्रॉस में गुना करना होता है, मतलब उल्टा गुना करना होता है। ठीक है, जैसे ये 2x है, ठीक, 3x है, तो ये दो में क्या गुना करेंगे कि 3x के बराबर हो जाएगा, तो अपोजिट गुना कर दिया जाता है कोई एक समीकरण में, या तो x में कर दीजिए या y में कर दीजिए। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड, सेकेंड को जोड़ने या घटाने, इस तरह से जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने या घटाने के लिए हमको सबसे पहले एक मान को क्या करना होगा, बराबर करना होगा, या तो x का मान बराबर कर लीजिए या y का मान बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करिएगा, तो देखिए समझाते हैं आपको। ये 3x है, ऊपर गुना कर दीजिए। ठीक है, ये 3x था, 3 था, ऊपर 3 गुना है, ये 2x है, 2 को नीचे गुना कर दीजिए, उल्टा गुना कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6x प्लस, सब में गुना करना है, जरूरी नहीं उसको बराबर करना है तो उसी में खाली करेंगे, सभी में गुना करना होगा। ठीक है, तो 3 तिया 9,
वाई। 4 × 12 बराबर में 0। ठीक है, फिर देखिए 2 को गुना करेंगे, 2 × 6 प्लस में 4 दूना 8 वाई, 5 दूना 10 बराबर में 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों जो है समीकरण गुना तो कर दिए, अब और कुछ लिखना है क्या? हाँ, लिखना होता है। देखिए, ये गुना करने से पहले, गुना करके लिखने से पहले आपको यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तो देखिए, समीकरण फर्स्ट में साफ से लिखते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा जो गुना करिएगा। समीकरण फर्स्ट में कैसे गुना कर रहे हैं? 3 से, तथा सेकेंड में किससे गुना कर रहे हैं? 2 से। गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है, अब देखिए 2 को गुना किए थे, 3 दूना 6x आ गया, 3 तिया 9y आ गया, 3 चौके 12 बराबर में 0। ठीक, 3 4 और दो 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 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौके 8y हो जाएगा, और 2 पचे 10 हो जाएगा बराबर में 0। अब क्या करना है, इसको घटा देना है। ठीक, साइन बदलना है, यहाँ प्लस में माइनस कर दिए, प्लस है माइनस, यहाँ तो ये तो 0 है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक काम और करना है आपको, 0 के बराबर में इसको रख लेना है मान। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम रख सकते हैं, बराबर में ये 4 × 12 आया, तो प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा, -12। 5 × 10 आया, -10 चल जाएगा, तो माइनस में तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो कट गया एक, 9 में से 8 घटेगा, क्योंकि ये वाला साइन को फिर भूल जाना है। जब साइन बदलेंगे ना, प्लस था तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए, तो वो वाला साइन को भूल जाना, ये वाला साइन को याद रखना है। तो 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 में से 8 गया तो वाई, और ये -12 है, और ये माइनस नहीं रहा 10, ये प्लस हो गया, तो -12 में -10 जाएगा, +10 जाएगा तो -2 आएगा, यानी वाई का मान आ गया प्राप्त। अब ये जो वाई का मान आता है ना, इसको क्या करना होता है? कोई भी समीकरण में रख दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा एक्स का मान। ठीक है, सबसे आसान विलोपन विधि आपका प्रतिस्थापन विधि से भी आसान, प्रतिस्थापन विधि से आसान, वज्र गुणन विधि से आसान, बहुत आसान है विलोपन विधि। ठीक है, तो ये वो जो वाई आया इसको रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में वाई का मान रखने पर, वाई का मान क्या है? -2 है। समीकरण फर्स्ट क्या था? 2x + 3y, 2x + 3y + 4 इक्वल में 0। 2x + 3 y का मान -2, तो y को -2 लिख दीजिए, +4 बराबर में 0 हो जाएगा। 2x 3 दूना 6 हो जाएगा, +4 बराबर में 0, -6 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा? -2 बराबर में 0। तो 2x बराबर क्या हो गया? प्लस में 2, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x ये 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर 2/2 कट गया, तो x का मान 1 आ गया। ठीक है, हम यानी लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 और y बराबर क्या मान आया था? -2। ये हो गया आपका विलोपन विधि। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया हो आपको विलोपन विधि को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे कठिन जो है वो है वज्र गुणन विधि। थोड़ा हल्का सा कठिन है, याद करना होता है फॉर्मूले इसके, किस तरह से गुना करना है क्रॉस में करके। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, देखते हैं अब वज्र गुणन विधि। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए वज्र गुणन विधि को क्या करना है, किस तरह से बनाना है। वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है। ठीक, समीकरण मान लेते हैं x + y बराबर में 1, 2x + 3y बराबर में 2, बराबर में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर के उधर भी रख सकते हैं, बराबर के इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी।
जिधर रखना चाहे। ठीक, इस तरह से भी हम समीकरण ले सकते हैं। या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि समीकरण मान क्यों नहीं लिए, लीजिए मान ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, एक सिंपल सा आपको हम फॉर्मूला बता रहे हैं, याद करना कैसे है। तो देखिए, x बटा में याद रखिएगा बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस बी सी, याद रखिएगा बी सी माइनस बी सी इक्वल वाई। ठीक है, सी ए माइनस सी ए 1 बाई, फिर याद रखिएगा ए बी माइनस ए बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या फॉर्मूला लिखा है, तो इसी पे सारा खेला है बजूगणन में। ठीक है, कैसे है इस पे खेला, तो देखिए सबसे पहले हम लोग A1 A2 B1 B2 ये सब हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं A1 बराबर क्या है, तो 3 है। A2 बराबर क्या है, 2। B1 बराबर क्या है, 4। B2 बराबर क्या है, 3। C1 बराबर क्या है, 1। और C2 बराबर 2 है। ये तो आप पता कर ही सकते हैं यहाँ से। अब जब आपको मान मालूम हो गया कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, तो आप इस पे नहीं बैठा सकते हैं। यही तो है वज्रगुण। ठीक है, आराम से बैठा सकते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज याद रखना है, BC 12 BC 21 CA 12 CA 21 AB 12 AB 21, इस तरह से आपको याद करना होगा। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए 12 क्यों बोल रहे हैं, तो B1 गुने C2 हो जाता है, तो BC हो गया 12 हो गया। B2 गुने C1 हो जाता है, तो BC 12 BC 21, इसीलिए याद करने बोले। ठीक है, CA 12 CA 21, तो C1 गुने में A2 गुना हो जाता है। ठीक, और C2 गुने में A1, ये आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए A1 P2 गुना हो जाएगा, और यहाँ पे A2 गुने P1, इसलिए आपको हम फॉर्मूला याद करने बोले। BC 12 BC 21 CA 12 CA 21 AB 12 AB 21। ठीक है, ऊपर में x y और 1। ठीक है, तो इसी तरह का है ना, इसी तरह का हमारा है। ठीक, अब मान खाली बैठा देना है। ठीक, तो 3x, और ये सब नहीं देखना है, ये जो लिख दिए उसको देखना है और मान को बैठा देना है। x बटा में B1 गुने C2, B1 क्या है, 4 है, C2 क्या है, 2 है। ठीक, तो B1 और C2, B1 C2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 गुने 2 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस B2 और C1, B2 C1, 3 गुने 1 बराबर में y। CA, तो C गुने A है ना, C गुने A2, 2 को गुना करेंगे किससे, देख रहे हैं ना, A2 C1 C1 A2, तो 1 को गुना करेंगे 2 से, समझ रहे हैं। फिर देखिए माइनस C2 A1, तो C2 यहाँ A1 में है, तो 2 को गुना करेंगे 3 से, बराबर में 1 बटा A1 और B2, A1 और B2 आपस में गुना होगा। अब देखिए A1 और B2 गुना हो रहा है, तो 3 और 3 गुना हो जाएगा। A2 और B1, A2 B1, 2 गुने 4। बस मान रखना, थोड़ा सा लग रहा होगा आपको अटपटा सा ही, लेकिन इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको, मजबूरी है। 4 दूना 8, 3 4 दूना 8, 3 इकाई 3, यहाँ देखिए 1 को 2 से गुना 2, 2 तिया 6, 1 बटा 3 तिया 9, और 4 दूना 8। चलिए x बटा 8 में से 3 गया 5, y बटा 2 में से 6 गया -4, 9 में से 8 गया 1, यानी 1 बटा 1। अब देखिए वज्र गुणन विधि में होता क्या है, समझिएगा थोड़ा सा। ये तो आप ले आए, इस तरह से आपका मान आ गया पूरा। ठीक है, अब कोई एक गो के साथ इसको रख लीजिए, और इसके साथ इसको रख लीजिए, तब आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए
ये मान आ गया आपका। ठीक, तो हमको दो मान चाहिए ना, एक एक्स का चाहिए, एक वाई का चाहिए। तो एक्स बटा पाँच के साथ इसको रखिए, वाई बटा चार के साथ इसको रखिए, दोनों मान आ जाएगा। क्या करना है आपको, एक्स बटा पाँच इक्वल में एक बटा एक, फिर रख लेंगे वाई बटा माइनस चार इक्वल में एक बटा एक। ठीक है, यानी लास्ट वाला को एक दूसरे के साथ रख लेना है, इक्वल में करके, बराबर में करके। पाँच को एक से गुना करेंगे पाँच, एक को एक से करेंगे एक्स, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ पाँच आ गया। माइनस चार को एक से गुना करेंगे, एक को गुना करेंगे वाई से, तो वाई हो जाएगा, तो यानी वाई बराबर माइनस चार। यानी लिख सकते हैं कि अतः एक्स बराबर पाँच, वाई बराबर माइनस चार। ये आपका हो गया वज्र गुणन विधि। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ज़्यादा कठिन ये भी नहीं है, हल्का सा एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक्स बटा में बी सी बारह, बी सी इक्कीस, वाई बटा में सी ए बारह, सी ए इक्कीस, और एक बटा में ए बी बारह, ए बी इक्कीस। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका वज्र गुणन विधि आराम से बन जाएगा। समय सूत्र यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। समय सूत्र क्या होता है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, और चाल बराबर क्या होगा, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो आप लोग को पता होगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, सभी को पता है। तो दूरी बराबर जब चाल गुने समय आपको ये पता है, तो आप ही सोचिए समय जो है, समय का हमको निकालना है। तो चाल जो गुना में था ये क्या आ गया, भाग में आ गया। यानी कि हम बता सकते हैं कि समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल हो जाएगा। ठीक है, फिर चाल अगर निकालना है तो चाल को स्टॉप करिए, समय को इधर ले आइए, तो दूरी बटा में समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका समय सूत्र थोड़ा सा। ठीक है, कभी कभी क्या बोलता है ना, एक चीज याद याद रखिएगा आप इसमें, हल्का सा एक लास्ट दे देते हैं आपको, 10x+y, ये मान याद रखिए। ये मान क्यों याद रखना है, तो देखिए समझिएगा सिंपल में। जैसे देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मान इसलिए आपको याद रखना है कि जब दो संख्या दे देगा, ठीक है, तो जब दो संख्याओं को एक संख्या कहा जाएगा, जैसे दो संख्या दे दिया उसको एक संख्या कहा जाए, तब ये वाला मान आपको काम में 10x+y मान लेना है। वो क्वेश्चन जब बनाइएगा तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मान एक थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, तो आज के लिए जितना कंसेप्ट था लगभग सभी कंप्लीट कर दिए। 30 मिनट से थोड़ा सा अधिक समय चला गया है वीडियो में, कोशिश किए बेहतर समझाने का, तो समय लग ही जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।